एज अ लॉ स्टूडेंट जब भी आप किसी केस को अप्रोच करते हो तो बहुत सारे लीगल टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हो। ऐसे लीगल टर्म्स की एक कैटेगरी है नेम ऑफ द पार्टीज। कई बार प्लेंटिफ यूज होता है, कई बार केस में पिटिशनर यूज होता है, कभी रिस्पोंडेंट किया जाता है, कभी डिफेंडेंट यूज होता है। तो इन टर्म्स को कैसे हम पता करें कि कब कौन सा टर्म यूज करना है? तो लीगल सिस्टम में ये जानना जरूरी है कि जो नेम ऑफ द पार्टीज होता है उसको डिसाइड करने में मेजर रोल प्ले करता है द कैटेगरी ऑफ केस। अब हम एक एक केस की कैटेगरी से समझेंगे कि किस केस में क्या टर्म यूज करना चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं प्लेंट की तरफ, प्लेंटिफ की तरफ। इंडिया में जितने भी सिविल केसेस फाइल किए जाते हैं वो सीपीसी के प्रोविजंस के अंडर फाइल किए जाते हैं और वो सिविल कोर्ट में फाइल होता है। इन केसेस को सूट कहते हैं। अब क्योंकि सीपीसी इन केसेस को गवर्न करता है तो सीपीसी का ही सेक्शन 26 ये क्लैरिफाई करता है कि सूट कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। ये कहता है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। यहीं पे क्लैरिफाई कर दिया कि किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए किसी पर्सन को क्या फाइल करना होगा? प्लेंट फाइल करना होगा। अब क्योंकि प्लेंट फाइल हो रहा है इसलिए पर्सन का नाम हो जाता है प्लेंटिफ। जो टर्म यूज करते हैं वो होता है प्लेंटिफ। अब इसके जो अपोजिट होता है, अपोजिट पार्टी होती है, उसे डिफेंडेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लेंटिफ के सभी क्लेम्स को डिफेंड करता है ये कहते हुए कि मेरे ऊपर इन सभी क्लेम्स का कोई लीगल लायबिलिटी नहीं है। क्योंकि अब वो इन क्लेम्स को डिफेंड करता है, खुद को डिफेंड करता है, इसलिए उसे डिफेंडेंट कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मनी रिकवरी के सूट्स होते हैं, एविक्शन के सूट्स होते हैं, या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो केसेस फाइल किया जाता है उन केसेस में जो टर्म यूज किया जाता है वो है प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। अब आते हैं हम सेकंड कैटेगरी ऑफ केस में जहाँ पे पिटिशनर यूज किया जाता है। तो पिटिशनर यूज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जुरिसडिक्शन को इन्वोक करवाना होता है अपने फंडामेंटल या फिर स्टैट्यूटरी राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए। तो हम किस मेथड से उस जुरिसडिक्शन को इन्वोक करवाते हैं? जैसे सीपीसी ने बता दिया था कि जितने भी सिविल केसेस फाइल होंगे, जितने भी सूट्स फाइल होंगे वो प्लेंट के थ्रू फाइल होंगे, वैसे ही इन केसेस को पिटिशन के थ्रू फाइल किया जाता है। इनको रिट पिटिशंस हो गई या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL की जो पिटिशंस होती है वो हो गई। अब इसके अलावा कई सारे ऐसे स्पेशल स्टैट्यूट्स हैं जो कि स्पेशल आपके ऊपर राइट्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट। एग्जाम्पल के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में समझते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट हमें एम्पावर करती है, किसी भी स्पाउस को एम्पावर करती है कि वो कभी भी डिवोर्स पिटिशन फाइल कर सकता है, कभी भी जुडिशियल सेपरेशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है, कभी भी वो RCR रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए फैमिली कोर्ट की जुरिसडिक्शन को इन्वोक कर सकता है। अब इस जुरिसडिक्शन को कैसे इन्वोक किया जाएगा? जैसे मैंने डिवोर्स पिटिशन की बात की तो डिवोर्स का सेक्शन है सेक्शन 13, वो खुद में ही क्लैरिफाई कर देता है कि एनी मैरिज सोलमनाइज्ड whether before or after the commencement of this act may on a petition presented by either party, either husband or the wife। ठीक है, कैसे होगा? on a petition presented by either spouse। यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया कैसे होगा? by filing of a petition। सिमिलरली जब मैरिज को void डिक्लेयर करवाने के लिए हम कैसे जाते हैं कोर्ट के पास? on a petition। कैसे? any marriage solemnized after the commencement of this act shall be null and void and may on a petition presented by either party thereto। ठीक है, तो स्पेशल स्टैट्यूट्स पिटिशन अपने सेक्शन में ही बता देता है कि आपको पिटिशन फाइल करना है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन को इन्वोक करवाने के लिए हम पिटिशन फाइल करते हैं। और इन केसेस में जो टर्म्स यूज होता है अपोजिट पार्टी के लिए वो होता है रिस्पोंडेंट। तो जब जब पिटिशन फाइल करना होगा तो पार्टी का नाम क्या होगा? पिटिशनर वर्सेस रिस्पोंडेंट। अब यहीं पे हम थर्ड कैटेगरी ऑफ केस में आते हैं। एक्चुअली ये कोई इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ केस नहीं है, ये इंटरलोक्यूटरी टाइप ऑफ थिंग है। ये क्या है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सिविल या फिर क्रिमिनल या फिर पिटिशन तीनों जगह पे फाइल होते हैं। ये इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस होते हैं और ये कभी भी इंडिपेंडेंटली फाइल नहीं होते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है और वहाँ पे हम सिविल सूट फाइल करते हैं तो एक एप्लीकेशन लगाते हैं, टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन, या फिर कभी भी हम DV में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जब भी हम केस फाइल करते हैं तो उसमें भी एप्लीकेशन लगाते हैं इंटरिम कॉम्पनसेशन का। हिंदू मैरिज एक्ट में पिटीशन लगाते हैं, उसमें भी पेंडेंट लाइट सेक्शन 24 एंड परमानेंट एलिमनी सेक्शन 25 के लिए एक एप्लीकेशन लगाते हैं। एप्लीकेशन से अपने केस को सपोर्ट करते हैं। और क्रिमिनल केस में आ जाएं, जब भी FIR फाइल होती है या इवन FIR फाइलिंग से पहले हमें एप्रीहेंशन होता है तो हम एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाते हैं। जब हमें अरेस्ट कर लिया जाता है तो हम रेगुलर बेल की एप्लीकेशन लगाते हैं। तो ये जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो इंटरलॉक्यूटरी टाइप की होती हैं और इन एप्लीकेशन में जो टर्म यूज होता है
जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा होता है वो होता है एप्लीकेंट, और जो सामने वाली अपोजिट पार्टी होती है उसे कहते हैं रिस्पोंडेंट। अब एक चीज़ बहुत ही ध्यान रखना आप कि जितने भी सिविल केसेस फाइल होंगे, डिफेंडेंट सिर्फ और सिर्फ सिविल केस में ही लिखा जाएगा। हमेशा सिविल केस में होगा प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, कभी रिस्पोंडेंट नहीं आएगा सिविल केस में अगर वो फ्रेश केस है। मैं अपील की बात नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह से हम अपने फोर्थ टाइप ऑफ केस पे आते हैं जो कि होता है अपील। जब भी हमें किसी ऑर्डर को चैलेंज करना हो, जजमेंट को चैलेंज करना हो, या फिर किसी डिक्री को, जो सिविल सूट में फाइनल जजमेंट होती है उसमें एक डिक्री शीट पास की जाती है, जब भी डिक्री को हमें चैलेंज करना हो तो हम कैसे चैलेंज करेंगे? बाय वे ऑफ फाइलिंग ऑफ एन अपील इन हायर कोर्ट। अगर लोअर कोर्ट में फॉर एग्जाम्पल सीनियर सिविल कोर्ट ने वो जजमेंट या डिक्री पास किया है तो हम अपील फाइल करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वो जजमेंट पास किया है तो हम जाएंगे हाई कोर्ट में। ऐसे ही जो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है उसे हम अप्रोच करेंगे कैसे? बाय फाइलिंग ऑफ अपील। तो इस केस में जब भी अपील फाइल होती है तो जो अपील फाइल करते हैं उसे कहते हैं अपीलेंट, और जो सामने वाली अपोजिट पार्टी होती है उसे कहते हैं रिस्पोंडेंट। तो इस केस में हो गया अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट। अब इसके अलावा फिफ्थ टाइप ऑफ केस है कंप्लेंट। अब कंप्लेंट दो टाइप के होते हैं। पहला, जब आप कंप्लेंट लेके जाते हो पुलिस स्टेशन के पास और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो वो एफआईआर रजिस्टर करती है। इसके बाद जो भी केस होता है वो स्टेट लड़ती है। उन कैटेगरी ऑफ केसेस को कहा जाता है स्टेट केसेस, और जो नोमेनक्लेचर होता है वो होता है स्टेट वर्सेस सो एंड सो, जिसको हम कहते हैं अक्यूज्ड पर्सन। तो स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड पर्सन। अब मान लो आपने कंप्लेंट की पुलिस स्टेशन में, बट वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, आप प्राइवेट कंप्लेंट में जा रहे हो। उस केस में होता है कंप्लेनेंट वर्सेस अक्यूज्ड पर्सन। कंप्लेनेंट में आपका नाम, जो भी कंप्लेंट करता है उसका नाम, और अक्यूज पर्सन जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की जाती है। तो जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें होता है स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड या फिर कंप्लेनेंट वर्सेस अक्यूज्ड। तो इसके बाद हम आते हैं एक और कैटेगरी, एक न्यू कैटेगरी ऑफ केस में, जो कि होता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या होता है? जब भी सिविल केस में या फिर कुछ क्रिमिनल केसेस में डिक्री पास होती है, मनी रिकवरी की डिक्री होगी या फिर आपके पोजेशन के आपके फेवर में डिक्री आई है, उस डिक्री को ऑटोमेटिक आने से ही जो सामने वाला डिफेंडेंट पार्टी होता है वो अपने आप घर से बाहर नहीं निकल जाता। आपको उसे घर से बाहर निकालने के लिए एक और स्टेप लेना पड़ता है जिसे कहते हैं एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन में जिस पार्टी के फेवर में डिक्री आई थी उसे डिक्री होल्डर कहा जाता है, DH, और जिसके अगेंस्ट में डिक्री आई थी उसे जजमेंट डेटर कहा जाता है। इसीलिए एग्जीक्यूशन जब भी फाइल होता है तो एग्जीक्यूशन में नोमेनक्लेचर होता है डिक्री होल्डर वर्सेस जजमेंट डेटर। अब हम पूरे लेक्चर को सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले यूज़ होता है हमारा प्लेंट में। सिविल केसेस में क्या टर्म यूज होता है? प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। प्लेंटिफ क्यों? क्योंकि प्लेंट फाइल क्या है? सेक्शन 26 के अंदर। अब सेकंड, पिटीशन में जो नोमेनक्लेचर होता है वो होता है पिटिशनर वर्सेस रिस्पोंडेंट। उसके बाद एप्लीकेशंस में होता है एप्लीकेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट। फिर अपील्स में होता है अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट। ऐसे ही कंप्लेंट में होता है या तो स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड पर्सन या फिर कंप्लेनेंट वर्सेस अक्यूज्ड पर्सन। और लास्ट टाइप ऑफ केस एग्जीक्यूशन में होता है डिक्री होल्डर वर्सेस जजमेंट डेटर। तो ये था, जितने भी नोमेनक्लेचर डिसाइड होते हैं, पार्टीज का नाम डिसाइड किया जाता है, वो केस टू केस डिफर होता जाता है और कैटेगरी ऑफ केस के हिसाब से ही पार्टी का नाम डिसाइड किया जाता है। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिफिकेशन मिली होगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।